हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राशि और चांदनी दोनों ही बहुत अच्छी दोस्त थी। साथ ही दोनों स्पोर्ट्स प्लेयर भी थी, जिसके चलते पूरे कॉलेज में उनका नाम चलता था। लेकिन दोनों के रहन सहन में बहुत फर्क था, क्योंकि राशि बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, तो वहीं चांदनी बहुत गरीब घर की थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय चांदनी राशि के घर आती है और हॉल में बैठी उसकी माँ रवीना से कहती है, आंटी जी, राशि कहाँ है? उसने मुझे बोला था कि मैं जल्दी उसके घर आ जाऊं। हम दोनों रेस की प्रैक्टिस करने जाएंगे। बेटी, तुझे क्या लगता है कि वो जल्दी उठ सकती है? उसे सब कुछ करवा लो, लेकिन जल्दी नहीं उठ सकती। लेकिन आंटी जी, उसने कहा था वो उठ जाएगी, इसीलिए मैं इतनी जल्दी उठ कर आई हूँ। बेटा, अब जब तुम यहाँ आ गई हो तो एक बार जगा कर देख लो, क्या पता उठ ही जाए। हाँ आंटी जी, सही कह रही हैं। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, उठ गई तो अच्छी बात है, वरना आज के बाद मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी। चांदनी इतना कहकर जैसे ही राशि के कमरे में जाने के लिए पीछे मुड़ती है, तभी उसे तैयार होकर सीढ़ियों से आते हुए देखकर रवीना हैरान हो जाती है और हंसते हुए कहती है, ये क्या, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? मेरी कुंभकर्ण की बेटी इतनी जल्दी कैसे उठ गई? अरे वाह, बकायदा तैयार होकर नीचे भी आ गई। सुबह सुबह ही ताना मार लिया माँ आपने। अब देखो, सही काम करो तो भी लोगों को विश्वास नहीं होता है, गलत पर तो बदनाम है ही हम। अरे चल मेरी माँ, कोई तुझे सही गलत नहीं बोल रहा। और आंटी जी, आप इसकी जल्दी उठने की खुशी को बाद में देख लेना, अभी हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। पहले तू एक मिनट रुक, तू ये क्या जूते पहन कर आई है? तेरे जूते कितने हल्के हो गए घिस घिस कर। ऐसे जूते पहनकर कैसे भाग पाएगी तू? रुक, मैं तेरे लिए जूते लेकर आती हूँ, तू वो पहनकर चलेगी मेरे साथ, ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो भागने में। राशि इतना कहकर अपने कमरे में जाती है और चांदनी के लिए अच्छे और कंपनी के स्पोर्ट्स शूज लेकर आती है और उसे देती है। तभी उसका भाई रोहित जॉगिंग करके घर लौटता है और चांदनी के हाथ में अपनी बहन राशि के जूते देखकर कहता है, लो, बस इसी की कमी रह गई थी। अब राशि दीदी की गरीब दोस्तों को उनके जूते भी मांग कर पहनने पड़ेंगे। तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? रोहित, ये क्या तमीज है? ऐसे कौन बात करता है अपने बड़ों से? ये गरीब लोग आपके दोस्त हो सकते हैं, मेरे नहीं। न ही इनसे मेरा कोई रिश्ता है। जिनकी अच्छे जूते पहनने की औकात ना हो, उनसे कौन दोस्ती रखेगा? रोहित, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। मेरी दोस्त गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका मजाक बनाओ। दीदी, मैं इनका नहीं बल्कि इनके जूतों का मजाक बना रहा हूँ। आपको लगता है कि अपने इस लोकल जूतों से कॉलेज रेस कंपटीशन में भाग ले पाएगी या जीत पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। रोहित, तमीज से बात करो। तुम्हें ज्यादा पैसों का घमंड है तो अपने पास ही रखो। दीदी, अमीर गरीब का फर्क तो इनके पैरों में पड़ा सस्ता जूता और आपके पैरों में पड़ा ब्रांडेड जूता ही बता रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लोग इन्हें देखकर ही समझ जाएंगे। रोहित, तुम्हें तो मैं रहने दे राशि, तू मेरे लिए अपने भाई से मत लड़, और मुझे तेरे जूते नहीं चाहिए। मेरे पास जो है वही सही है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन भिखारी नहीं हूँ। और वैसे भी बहुत समय हो गया है, अब सीधे कॉलेज में ही मिलते हैं। चांदनी इतना कहकर राशि के घर से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने भाई रोहित को उसके बर्ताव के लिए बहुत सुनाती है, जिसे सुनकर रोहित गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद राशि तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहाँ पहुँचने के बाद वो चांदनी को पूरे कॉलेज में ढूंढती है। तभी उसकी नजर कैंटीन पर जाती है, जहाँ चांदनी अकेले चुपचाप बैठी थी। तभी वो उसके पास जाकर कहती है, सॉरी यार, मुझे पता है तुझे मेरे भाई की बातों का बहुत बुरा लगा होगा, उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। नहीं यार, इसमें तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसने वही बोला जो सच है। मेरी हैसियत तुझसे बराबरी करने की नहीं है, फिर चाहे जूते में हो या किसी और चीज को लेकर। पागल है तू, ये क्या बातें कर रही है? हमारी दोस्ती में हैसियत कहाँ से आ गई? जो चीज पहले से ही है उसे लाने की क्या जरूरत है? राशि और चांदनी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी कविता, निशु और रौनक नाम के राशि के कुछ दोस्त वहाँ आते हैं और राशि के पैरों में स्पार्क्स के जूते और चांदनी के पैरों में लोकल मार्केट के शूज देखकर हंसते हुए कहते हैं, यार राशि, तेरे जूते कितने अच्छे लग रहे हैं, और चांदनी के जूते देख जरा कितने पुराने हो गए हैं। चांदनी, अब तो तेरा जूता भी बोल रहा है कि उसे पहनना छोड़ दे। अब तो तुम अपनी दोस्त राशि की तरह हर टाइम ब्रांडेड जूता तो नहीं पहन सकती हो, जिनके तो नाम भी नहीं सुने होंगे तुमने।
जो तुम्हारी फ्रेंड ने पहन कर छोड़ दिए हैं। तो कम से कम तुम नए जूते तो पहन लो। कितने दिनों से यही पुराने जूते पहन रखे हैं तुमने। चुप करो यार तुम लोग। ये क्या है, जब देखो अमीर गरीब के जूते को लेकर कमेंट करते रहते हो। तो गुस्सा क्यों कर रही है राशि? ये लोग सही तो कह रहे हैं। वो कहावत तो तूने सुनी है ना कि इंसान की औकात उसके जूते देखकर मालूम हो जाती है। जैसे मेरी गरीबी मेरे जूतों से साफ मालूम नजर आती है। चांदनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। खुद गरीब और राशि के अमीर होने पर जगह जगह अपनी इंसल्ट होते देखकर चांदनी राशि से मिलना बात करना कम कर देती है और उससे दूरियां बनाने लेती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और कॉलेज रेस कंपटीशन का दिन पास आने लगता है। सभी उसकी तैयारियों में लगे थे। एक दिन प्रैक्टिस के टाइम राशि के पैर में अचानक से चोट लगती है, जिस वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो जाती है। तभी वो अपनी दोस्त चांदनी को देखकर खुश थी। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और फाइनली रेस कंपटीशन का दिन आता है। सभी पार्टिसिपेंट ग्राउंड में पहुंच जाते हैं सिवाय चांदनी के। ये देखकर राशि परेशान हो जाती है और अपने मन में कहती है, सभी पार्टिसिपेट करने वाले लोग तो यहाँ पहुँच गए, फिर चांदनी कहाँ है? अभी कुछ देर में कंपटीशन शुरू होने वाला है, फिर ये कहाँ रह गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है अब मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा, आखिर ये है कहाँ। राशि ग्राउंड में खड़ी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर चांदनी पर जाती है, जो उससे ग्राउंड के कुछ दूरी पर एक कोने में अकेली बैठी थी। तभी वो उसके करीब जाती है, जहाँ वो उसे अपने आप से कहते हुए सुनती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह कंपटीशन शुरू होने वाला है और यहाँ मेरे जूते खराब हो गए। इन्हें पहनकर मैं रेस में नहीं भाग पाऊंगी और बिना जूते के मैडम मुझे भागने नहीं देगी। लगता है कंपटीशन में भाग लिए बिना ही मैं हार जाऊंगी। चांदनी की सारी बातें सुनने के बाद राशि चांदनी से बिना कुछ कहे अपनी कॉलेज की स्पोर्ट्स मैडम सरिता के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताते हुए अपने जूते देती है। जिसके बाद वो चांदनी के पास जाकर कहती है, चांदनी, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? वहाँ कंपटीशन शुरू होने वाला है। मैडम, मेरे पास जूते नहीं है, इसलिए मैं कंपटीशन में नहीं भाग सकती हूँ। मेरे जूते खराब हो गए हैं। बस इतनी सी बात? तुम जाओ चेंजिंग रूम में, एक जूते रखे होंगे वहाँ, जल्दी से उसे पहनकर ग्राउंड में आओ। हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा रखते हैं। थैंक यू मैडम, आपको नहीं पता आपने आज मेरी कितनी बड़ी मदद की है। चांदनी इतना कहकर जल्दी से चेंजिंग रूम में जाकर जूते पहनकर कंपटीशन ग्राउंड में आती है। थोड़ी देर बाद रेस शुरू होती है और कुछ ही समय में चांदनी सबसे आगे निकल जाती है और रेस का कंपटीशन जीत जाती है। जिसके बाद वो अपनी जीत की ट्रॉफी लेकर अपनी मैडम के पास जाती है और कहती है, मैडम, अगर आज आप नहीं होती तो मैं ये कंपटीशन कभी नहीं जीत पाती। थैंक यू मैम। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारी फ्रेंड राशि ने किया है। ये जूते उसी ने दिए हैं। ऐसी दोस्त तो किस्मत वालों को मिलते हैं। सरिता की बात सुनकर चांदनी को अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद वो अपनी दोस्त राशि के पास जाती है और अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है और साथ ही अपनी जीत की ट्रॉफी को भी उससे शेयर करती है। सुलोचना अपनी दोनों बहुओं के साथ मिलकर हर साल नवरात्रि का पूजन बड़े ही धूमधाम से करती थी। नवरात्रि के पूजन के लिए हर बार सोसाइटी के सभी लोग सुलोचना के घर आते थे और सारी तैयारियों को देखते ही रह जाते थे, क्योंकि नवरात्रि का पंडाल सुलोचना के ही घर लगता था। एक दिन सुबह सुबह घर के सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी सुलोचना की सहेली उर्मिला उसके घर आती है और बोलती है, कल से नवरात्रि चालू है, पूजा की सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तूने क्यों नहीं करी? हाँ बिल्कुल, तुझे लगता है मैं नवरात्रि के पूजन में कोई कमी रखूंगी? आज तक कोई कमी रखी है क्या जो आज रखूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक तेरी तैयारियों में कभी कोई कमी नहीं आई। तभी तो सोसाइटी के सभी लोग नवरात्रि पूजन के लिए तेरे घर आते हैं। और वैसे भी तेरे दोनों लड़कों की शादी नवरात्रों में हुई थी। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। अब तुझे चिंता किस बात की? अब तो तेरी मदद के लिए तेरी दो बहुएं हैं। तू बस आराम कर। तेरी बात बिल्कुल सही है। अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है और मेरी बहुएं तेरी बहुओं की तरह नहीं है। ज्यादा देर घर से बाहर रही तो न जाने क्या होगा मेरे घर का। सुलोचना की दोनों बहुएं सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। बड़ी बहू आरती को पूजा पाठ और सभी घर के कामों में बहुत ही रुचि थी,
वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बड़े ही प्यार से निभाती थी और अपनी देवरानी को भी एक छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। और वहीं दूसरी तरफ अंजलि को घर के काम में और पूजा पाठ में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, लेकिन अपनी जेठानी को वो भी बड़ी बहन की तरह समझती थी। अगले दिन सुबह सुबह सुलोचना अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और कहती है, आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। तुम दोनों मिलकर पूजा, सजावट, पंडाल सभी की तैयारियां शुरू कर दो। रात तक सारी तैयारियां हो जानी चाहिए, क्योंकि रात होते ही सोसाइटी के सभी लोग आना शुरू हो जाएंगे। मैं तब तक मार्केट से पूजा की सारी सामग्री ले आती हूँ। जी माँ जी, आप जब तक मार्केट से वापस आएंगी ना, तब तक सारी तैयारी हो जाएगी। आप परेशान ना हो। ठीक है, आती हूँ मैं थोड़ी देर में। दोनों मिलकर पूजा की तैयारियां करती हैं और पूरे घर और पंडाल को बड़े अच्छी तरह से सजाती हैं और माता की चौकी भी लगाती हैं। काम करते करते अंजलि अपनी जेठानी से पूछती है, दीदी आप ये काम करके बोर नहीं होती? मुझे तो घर के काम करना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं आप कैसे कर लेती हो। मुझे घर का काम करना, सबका ख्याल रखना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये सब कर लेती हूँ। दीदी आपको नवरात्रि के ये दिन अच्छे क्यों लगते हैं? और आपको इनकी पूजा, भोग सबका इतना ज्ञान कैसे है? क्योंकि शादी से पहले मेरे घर पर नवरात्रि के 9 दिनों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था और फिर मेरे पिताजी पंडित भी तो थे, इसीलिए मुझे पाठ पूजा का बड़ा बेहतर ज्ञान है। तभी तो आप सारी चीजें इतने प्यार और समझदारी से कर लेती हैं। और एक मैं हूँ जिससे कुछ भी नहीं होता। अगर आप नहीं होती तो क्या होता मेरा? सासू माँ तो मुझे मार ही डालती अगर उनको पता चलता कि मुझे ठीक से पूजा पाठ भी नहीं आता। वो तो आप हैं, इसलिए मैं बच जाती हूँ। वो बात तो ठीक है, लेकिन जो भी मैं करती हूँ उसे तुम ध्यान से देख लिया करो, ताकि आगे चलकर तुम्हें कोई परेशानी ना हो। दीदी आपके रहते मुझे किस बात की चिंता? बाकी सीख लूंगी मैं बाद में। और आप तो यही हो ना? अच्छा ठीक है, बहुत मक्खन मार लिया, अब थोड़ा काम भी कर ले। माँ जी और सोसाइटी वाले लोग आते ही होंगे और अभी भोग भी बनाना है। हाँ दीदी। सुलोचना जब मार्केट से वापस आती है तब वो देखती है कि उसका सारा घर बहुत ही सुंदर सजा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद घर के और सोसाइटी के सभी लोग तैयार होकर पंडाल में आते हैं और इतनी अच्छी सजावट और हर चीज समय पर होने के लिए सुलोचना और उसके पूरे परिवार की बहुत तारीफ करते हैं और एक साथ माता रानी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और माता रानी का जगराता करते हैं। ऐसे ही माता रानी का पहला दिन बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाता है और अगली सुबह सुलोचना फिर से अपनी दोनों बहुओं को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, आज माता रानी का दूसरा दिन है, तो आज दूसरा भोग बना लेना और शाम से पहले पूजा की सारी तैयारियां भी कर लेना। जी माँ जी, हो जाएगा। दीदी मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे काम नहीं होगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ आराम कर लो, मैं भोग भी बना लूंगी और पूजा की तैयारी भी कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। वैसे भी रात में तो जगना ही है। लेकिन दीदी आपका तो फास्ट है ना नवरात्रि का, आप अकेले कैसे करोगी? अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम आराम करो और अगर मुझे जरूरत महसूस होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ, कोई काम होगा तो बुला लेना। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। रोज पूजा का सारा काम आरती ही करती थी और सुलोचना को लगता था कि पूजा और प्रसाद का सारा काम मेरी दोनों बहुएं करती हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और माता रानी के सारे दिन बड़े ही खुशी खुशी और बिना किसी रुकावट के निकल रहे थे। तभी आरती के घर से कॉल आती है कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है और उसे अपने मायके जाना पड़ता है। नवरात्रि का 7वां दिन था। फिर अगली सुबह सुलोचना अपनी छोटी बहू को आवाज देकर बुलाती है, तुम्हारी जेठानी तो मायके गई है, तो अब तुम भोग और प्रसाद की सारी तैयारियां कर लेना। सभी लोगों के आने से पहले सब कुछ ठीक होना चाहिए, कोई गड़बड़ मत करना, हमारी इज्जत का सवाल है। हाँ माँ जी, मैं कर लूंगी, आप परेशान ना हो। ठीक है बहू, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। कुछ देर बाद जब सुलोचना घर वापस आती है, शाम हो गई है। सभी लोगों का आना शुरू हो जाता है और भोग का कहीं दूर दूर तक कोई निशान नहीं होता है और पूजा की भी कोई तैयारी नहीं होती है। ये देखकर सुलोचना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी छोटी बहू को कहती है, तुमने अभी तक भोग क्यों नहीं बनाया और ना ही पूजा की तैयारी की है? क्या बात है, रोज तो सारा काम टाइम पर हो जाता था, तो आज क्यों नहीं?
देखो बाहर सब आ गए, अभी थोड़ी देर में पूजा शुरू हो जाएगी, इसलिए जल्दी करो। जी माँ जी, काश मैंने दीदी की बात सुन ली होती और उनसे सारे काम सीख लिए होते तो मुझे आज बैठकर रोना नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूँ, भोग कैसे बनाऊँ? आज तो सासू माँ मुझे मार ही डालेगी। आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। थोड़ी देर बाद उसे अपनी जेठानी आरती की आवाज सुनाई देती है और वो किचन से बाहर जाकर देखती है तो पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं और भोग का भी सामान पंडाल में पहुंच गया होता है। यह सब देखने के बाद अंजलि अपनी जेठानी आरती को गले लगाकर रोने लगती है और बोलती है, आप कब आई और आपने ये सब किया? जब माँ जी तुम्हें सुना रही थी ना, तभी मैंने पूजा की तैयारी भी कर ली थी और भोग बनाकर भी साथ ले आई थी। मुझे पता था तुम्हें पहुँचने में देर हो जाएगी और पूजा का समय हो जाएगा। आज तो आपने बचा ही लिया दीदी, पर आपने सही कहा, आप हमेशा तो मेरे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मुझे अपनी फैमिली और अपने लिए सब कुछ सीखना होगा। कल से भोग का प्रसाद मैं ही बनाऊंगी और अब कोई झूठ नहीं। आप मुझे बताएंगी ना? हाँ बिल्कुल बताऊंगी। मैं तो पहले दिन से ही सिखाती आ रही हूँ, लेकिन तू है कि ध्यान ही नहीं देती थी। चलो इसी बहाने तुझे जिम्मेदारियों का एहसास तो हुआ, ये अच्छी बात है। हाँ दीदी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपकी बात नहीं सुनी। ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियाँ तो सबसे होती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे नवरात्रि के बाकी दिन भी बड़े ही धूमधाम और बिना किसी रुकावट के निकल जाते हैं और लास्ट दिन भंडारा करके कन्याओं को भोग लगाकर सभी लोग अपना फास्ट पूरा करते हैं और 10वें दिन माता रानी की मूर्ति का विसर्जन करके माता रानी की विदाई करते हैं। नवरात्रि के सभी दिनों को इतनी अच्छी तरह मनाने और हर चीज की तैयारी के लिए सभी लोग सुलोचना की बहुओं की बहुत तारीफ करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। गौरव अपनी नई नवेली दुल्हन माधुरी को लेकर घर आता है और उसको दरवाजे पर खड़ा करके बोलता है, सुनो जाने मन, मैं ना माँ को बता कर आता हूँ कि मैं उनके लिए बहू लाया हूँ। जब तक तुम यहीं रहो, और हाँ, माँ के सामने जल्दी से जुबान मत खोलना, अंदर आने के बाद खोलना, वरना हमें गेट से ही रुखसत कर देंगी। माधुरी गर्दन हिलाकर हाँ कर देती है। इसके बाद गौरव घर के अंदर से अपनी माँ कुंती के पास जाकर उनके पैर छूकर बोलता है, देखो माँ, मैं आ गया, और पता है मेरे साथ कौन आया है? कौन बेटा? माँ, मैं शादी करके आपके लिए बहू लाया हूँ। गुस्सा मत करना, मानता हूँ बताना चाहिए था, पर सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया और मैं उससे प्यार करता था, तो सोचा क्यों देर करनी अपनी शादी के लिए, करके ही चलता हूँ। वाह बेटा, जब तूने इतना सब कुछ जल्दी जल्दी में कर ही लिया था तो एक पोता या पोती भी ले आता जल्दी जल्दी में। नालायक कहीं के। अब बता, बहू कहाँ है और दिखने में कैसी है? अच्छी तो है ना? अरे माँ, बहुत सुंदर है, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आओ मिलवाता हूँ। गौरव कुंती को माधुरी से मिलवाता है, जिसके बाद अपनी नई बहू का चेहरा देखकर कुंती बोलती है, अरे बेटा सच्ची बहू तो बहुत सुंदर है, रुक मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। कुंती आरती उतारकर अपनी बहू का स्वागत करती है और फिर अंदर सोफे पर बैठकर अपनी बहू से उसका नाम पूछते हुए बोलती है, बहू तेरा नाम क्या है और घर के काम तुझे आते हैं या नहीं? मादी, मेरा नाम माधुली है, मैं तो तब आता है, दालू पोता बलतन, तब तो आप तंता मत तलो। हाय लाम, ये क्या बोली? माँ, ये क्या बोल रही हो? हे भगवान, नालायक, तुझे ये तोतली ही मिली थी शादी करने के लिए? देख, इसके इंट्रोडक्शन ने ही मेरे शब्द हिला दिए। हाय गंदी औलाद, जिंदगी में कोई काम तो ढंग का कर लेता। माँ, दिल मिलना जरूरी होता है, शब्दों का क्या है, वो तो इधर उधर हो ही जाते हैं। और ये ना खानदानी तोतली है। खानदानी तोतली? ये क्या कोई बिजनेस है जो खानदानी चलता आ रहा है? नालायक, साफ साफ बता क्या कहना चाह रहा है? अरे माँ, इसके पापा भी तोतले थे, उनके पापा भी तोतले थे और उनके पापा भी तोतले थे, लेकिन इसके पापा का कोई लड़का नहीं था, बस ये लड़की ही थी, इसीलिए खानदानी तोतलाहट इसमें भी आ गई। हाय राम, ये खानदानी बीमारी अब हमारे घर भी आ गई, मतलब आगे की पुश्ते हमारी भी तोतली ही होंगी। अल्ले मादी, आप तो तुतलाओ दी, आपके खानदान में थोली ना इतने पलम पला है। पर तू तो हमारे खानदान में आ गई ना, तोतली कहीं की। माधुरी का तुतलाना देखकर कुंती की हालत ही खराब हो जाती है। वो अपनी किस्मत पर रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये कैसी बहू मिल गई? अब मोहल्ले में पता लगा ना तो सब मेरा मजाक बनाएंगे। अरे माँ, हम किसी को नहीं बताएंगे कि माधुरी तुतलाती है, और सबको पता भी लगा कि मेरी शादी हो गई है तो माधुरी सबको बस सर हिला के जवाब देगी। क्यों माधुरी, दोगी ना? हाँ हाँ दौलवदी, देता आप तेंदे, मैं वैता ही तलूंदी। नहीं, मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं है।
इसलिए बहू तू घर से बाहर ही नहीं निकलेगी, ताकि किसी को पता ही न चले कि मेरे बेटे की शादी हो गई है। होते मादी। कुंती चाहती थी कि उसकी बहू के आने का किसी को पता न लगे, लेकिन तभी उसकी पड़ोसन सरला उनके घर आती है और उसकी नजर कुंती के पास खड़ी माधुरी पर पड़ती है। तो वो कुंती से बोलती है, अरे कुंती, यह कौन है? यह थारी बहू है के? अरे गौरव, तू तो बड़ी सुंदर बहू लाया है। अरे कुंती, मुंह दिखाए के खर्चे से बचना चाहे है के? जो बताया नहीं थारे घर बहू आ गई। अरे नहीं नहीं सरला बहन, अभी तो आए ही है ये। मैं ही नहीं मिली तो बाकियों से कैसे मिलवाती, इसलिए सोचा कल बुलाती हूँ मुंह दिखाई के लिए। अच्छा, कल की सोची है के? चल बढ़िया, मैं सबको बोल दूंगी, तू चिंता ना कर, कल मिलते हैं। कुंती जिस चीज से बचना चाहती थी उसी में फंस गई थी। अब उसको ना चाहते हुए भी अगले दिन अपनी बहू की मुंह दिखाई रखनी पड़ती है। अगली सुबह सभी औरतों के घर आने के बाद जब कुंती माधुरी को लेने उसके कमरे में जाती है तो वो उससे बोलती है, देख बहू, नीचे सबके सामने कुछ नहीं बोलना, ठीक है? कोई पूछेगा क्यों नहीं बोल रही तो वो मैं संभाल लूंगी। तवद्दई। कुंती माधुरी को सबके सामने लेकर जाती है, जहाँ पर सब उसका चेहरा देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन तभी सरला माधुरी को टोकते हुए बोलती है, अरे बहू गूंगी है के? देख रही हूँ जब से आई हूँ एक शब्द न बोली। अरे नहीं, थोड़ी शर्मीली है इसलिए। कोई नहीं, आप तो आते जाते रहेंगे, कभी और सुन लेना आवाज। अरे कभी और क्यों, अब भी सुननी है। चल बहू, एक आधा गाना ही सुना दे ताकि हमारे कानों को भी सुकून मिल जावे। अरे मैं गा देती हूँ, उसको भजन वगैरह नहीं आते ना, मैं सुनाती हूँ। अरे जरूरी नहीं कि भजन ही गावे, जौन सा गाना गाना चाहे है वो गा दे। चल बहू, शुरू हो जा। सरला की इतना बोलते ही माधुरी मन ही मन में बोलती है, अब ता तलू, माधी भी तो उतना ही बोल रहे, ये ताम तलती हूँ, गा ही देती हूँ। अरे गा बहू। ना तू ओद नी ओद ते यार, ते दिल पल देती ओ दया। माधुरी का तोतली आवाज में गाना सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर कुंती बोलती है, तुझे बोला था ना मुंह मत खोलियो, करवा दी मेरी बेइज्जती। अरे अरे कुंती, काहे की बेइज्जती? अरे कितनी फनी है थारी बहू। अरे बेटा, जरा एक गाना और सुना दे, वो सलमान खान का, लगन 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 लग गई रे। अरे आंटी थी, वो तो मेरा फेवरेट गाना है। लो तो मैं अभी गाती हूँ। लदन 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 लद दई है, मैं तो लदन लदी। बहू बस कर, तुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और आप सब, अगर आप सबका मनोरंजन हो गया हो तो जाओ यहाँ से। किसी की कमी कहीं मजाक बनाने वाले पड़ोसियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जाइए। कुंती को गुस्से में देखकर सभी उसके घर से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कुंती अपने बेटे को बोलती है, मिल गई शांति तुझे, मोहल्ले भर में मेरी बेइज्जती करवा कर। अरे इस तोतली के सिवा क्या बाकी लड़कियां मर गई थी जो तू इसको उठा लाया? आज मैंने इसके लिए अपने पड़ोसियों से नाता तोड़ा है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी ये पसंद नहीं है। कुंती की बात सुनकर माधुरी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में जाती है, जहाँ गौरव उसको बोलता है, क्या हुआ मेरी माधुरी को, ऐसे रो क्यों रही है? सुना नहीं आपने, तातू माने ताता मेली बताते आप तो उनको तलमिंदा होना पड़ा। वो ताती है कि मैं आपती और उनती जिंदगी तो तली दाऊं। तुम पागल हो, ऐसा क्यों कह रही हो? पहली बात तो ये कि माँ ने तुम्हारा दिल नहीं देखा अभी तक, बस आवाज सुनकर ही वो तुमसे नफरत कर रही हैं। जब उनको पता लगेगा कि उनकी बहू दिल की कितनी अच्छी है तो वो तुमको दिल से अपना लेंगी। नहीं दौलत दी, मुझे नहीं लगता मादी में तो अपनाएंगी, इसलिए मैं तो तले दाना चाहिए। गौरव और माधुरी की बातें दरवाजे पर खड़ी कुंती सुन लेती है, जिसके बाद वो खुद से बोलती है, बहू मेरे लिए अपना पति और बसा बसाया घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है, और मैं हूँ कि सिर्फ उसके तोतलेपन की वजह से उसको अपना नहीं रही। नहीं, मैं अपनी बहू को कहीं नहीं जाने दूंगी। इतना बोलकर कुंती कमरे के अंदर आती है और माधुरी को बोलती है, बहू तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी, समझी? तेरे तुतलाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तक मैं सिर्फ तेरे शब्दों का फिसलना देख रही थी, लेकिन गौरव ने सही कहा। जिस दिन मैंने तेरा दिल देख लिया तुझे अपना लूंगी, और आज मैंने वही तेरा बड़ा दिल देखा है। मेरी खुशी के लिए तू अपना प्यार छोड़कर जाने को तैयार हो गई। मादी, अदल में तुतलाती नहीं तो क्या फिर आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती? हाँ बहू,
मैं फिर भी तेरे को अपनी बहू के रूप में तुताल कर ली हूँ। तुझे तो ये प्रॉब्लम है। वाह माँ, तुम तुतलाते हुए कितनी फनी लगती हो। ऐसा करते हैं, हम सभी तुतला कर बात करते हैं, फिर पता नहीं चलेगा कि असली तुतला कौन है। सही हाँ, कुंती के सामने जब उसकी बहू के साफ दिल वाली छवि आती है तो वो उसके तोतले होने की कमी को नजरअंदाज कर देती है और उसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।